तो सर, जब एक कपल इनफर्टिलिटी चैलेंज से गुजरता है तो आईवीएफ सिर्फ एकमात्र उसका सहारा नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। आईयूआई, इक्सी, आईवीएफ, सरोगेसी, ओवेरियन स्टिमुलेशन, तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो अभी तो ओपन है, बट एज अ डॉक्टर आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आप बताइए कि व्हाट ऑल ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एंड फॉर होम स्पेसिफिकली। आप कौन सा ट्रीटमेंट सिर्फ किसको देते हैं, किस कंडीशंस में? देखिए, सबसे पहले इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करना फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप है। कोई भी स्पेशलिस्ट, कोई भी पेशेंट जब एक इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है डायग्नोज। डायग्नोज मींस फैक्टर टू चेक कि फीमेल के कारण ये प्रॉब्लम है, मेल के कारण ये प्रॉब्लम है, या हस्बैंड वाइफ दोनों में ही ऐसी प्रॉब्लम है जिस करके वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे। सो डायग्नोज करने के बाद ये डिसीजन होना ज़रूरी है कि क्या फीमेल शुड बी ट्रीटेड और मेल शुड बी ट्रीटेड, और या दोनों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो जब आप डायग्नोज बना लेते हो, एक कंसल्टेंट, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किस रीज़न के कारण ये कपल जो है प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा, उनके लिए आसान हो जाता है उसको ट्रीट करना। सो सबसे पहले फीमेल फैक्टर्स को ट्रीट करना, जैसे हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स की, ट्यूब्स की, यूट्रस के कंडीशन की, जेनेटिक फैक्टर्स की, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, एंडोमेट्रियोसिस की। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक फीमेल में इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस हैं, और इनका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। एक अल्ट्रासाउंड से यूट्रस के क्या स्टेटस क्या है, यूट्रस की कंडीशन क्या है, क्या वो यूट्रस नॉर्मल यूट्रस है या उसमें कोई एनॉमली है, किसी तरीके का कोई फाइब्रॉइड है, कोई हार्मोन ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें एक डायग्नोज का हिस्सा है। ये सारा डायग्नोज बनाने के बाद अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो फिर मेल का डायग्नोज होना भी बहुत ज़रूरी है कि उनके कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण अगर उनके स्पर्म काउंट नॉर्मल भी हैं तो वो प्रेगनेंसी अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। मे भी हो सकता है लाइफस्टाइल के कारण, मे भी हो सकता है कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हो, मे भी हो सकता है अनटाइमली इंटरकोर्स के कारण भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं जिसके कारण वो कपल पर्टिकुलर प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा। सो ये फैसला जो है ये एक कंसल्टेंट को लेना है कि क्या उनको मेडिकेशन दे के तैयार करना चाहिए, क्या उनकी मेडिकेशन से उनको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या उनको फर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स पे जाना चाहिए ताकि उनके अंदर नेचुरल माहौल बने प्रेगनेंसी अचीव करने का, और उनको नेचुरली गाइड किया जाए कि विच इज़ द बेस्ट पीरियड, कौन सा ऐसा वक्त है एक महीने में जिस समय हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी अचीव हो जाए ताकि वो आगे अपनी प्रेगनेंसी को फॉरवर्ड कर सकें। सपोज इन कंडीशन के बावजूद भी, मेडिकल कंसल्ट के बावजूद भी, नेचुरली इनफर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स देने के बाद भी अगर कोई प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा तो फिर उसके बाद आता है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मेडिसिन। तो फीमेल में ओवेरियन स्टिमुलेशन एक फैक्टर है जिसमें 2-3 तरह के ड्रग्स आते हैं जिससे कि उसकी ओवुलेशन जो है उसको प्रॉपर टाइमली किया जा सकता है, एग रप्चर होने का जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर किया जा सकता है, उसकी ओवुलेशन को मॉनिटर किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है फीमेल में कि हम लोग अगर नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसी भी कपल में जिनमें सब कुछ नॉर्मल होने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही। मे बी वो एक इनफर्टाइल कपल तो नहीं बट अनएक्सप्लेन्ड रीज़न के कारण प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द स्पर्म मीन्स स्पर्म लेके उनमें से वो वाले स्पर्म्स जिससे कि प्रेगनेंसी हो सकती है वो स्पर्म नॉर्मल है, सीमन से उसको वॉश किया जाता है, वो स्पर्म सेपरेट किए जाते हैं और वो स्पर्म फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और उसको प्रेगनेंसी होने के चांसेस नेचुरली जैसे हैं वैसे ही होंगे, बट इट इज़ ए गाइडेड स्पर्म इंजेक्शन ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन या ओवुलेशन का जो भी पीरियड होगा उस दौरान वो स्पर्म इंजेक्ट हो जाते हैं यूट्रस में ताकि उससे प्रेगनेंसी हो सके, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं।
IUI। 3 से 6 साइकिल्स टोटल एक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव एज में इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकती है। अच्छा। अगर किसी भी फीमेल को 3 से 6 साइकिल्स ऑफ IUI में प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है एज पर मेडिकल साइंस, देन दे शुड नॉट गो अहेड विद द सेम प्रोसीजर। उनको IUI दोबारा ट्राई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज IUI से प्रेगनेंसी होने के चांसेस अगर 3 से 6 साइकिल्स में नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर है जिससे कि उनका स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज आपस में नहीं हो रहे, और अगर हो भी रहे हैं तो वो यूट्रस में आके एम्बेड नहीं हो रहे हैं, जो एम्ब्रियो अंदर नेचुरली बन रहा है। हाँ। अगर इसके बावजूद वो प्रेगनेंसी 3 से 6 साइकिल ऑफ IUI में अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके पास ऑप्शन आ जाती है फर्दर टू गो फॉर IVF। अच्छा। बट ये सारा फैसला जो है वो एक कंसल्टेंट, एक स्पेशलिस्ट, एक इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो उनके कंसल्टेंट है वही लें, वही उनकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करें कि वाई IUI, एंड उसके बाद अगर IUI से प्रेगनेंसी नहीं हो रही देन हाउ टू गो फॉर IVF, व्हेन टू गो फॉर IVF, और IVF से प्रेगनेंसी होने के चांसेस कैसे होंगे उसके बारे में उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया IUI से, अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो IUI हो गया, उसके बाद स्टेप आता है IVF। फिर उसके बाद ICSI एक वर्ड हमने सुना है, वो क्या होता है? ICSI basically is a part of IVF. IVF means in vitro fertilization. In vitro fertilization means sperm और egg का मिलन जो है वो लैब में by the embryologist, by the जो भी कंसल्टेंट हैं उनके द्वारा होता है। तो स्पर्म को एग्स के पास छोड़ दिया जाता है और वो नेचुरली स्पर्म और एग अपने आपस में मिलते हैं, अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो। बट कई पेशेंट्स में हमने ऐसा देखा है कि जिसमें स्पर्म काउंट एबनॉर्मल है, वायबल स्पर्म कम है, और उनमें ICSI एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ऐसे वायबल स्पर्म्स को सेपरेट कर दिया जाता है जो कि एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं, जिसमें हेड, उनका जो मिड पीस और टेल ये सब कुछ नॉर्मल होते हैं। उनको एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट सेपरेट कर सकता है और उससे एक एग, एक स्पर्म को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अच्छा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब ये है कि स्पर्म को लेके एग के अंदर इंजेक्ट करा और फिर देखा कि उसका एम्ब्रियो डेवलप होना चाहिए। ये उन कंडीशन में है जहाँ पे हस्बैंड के स्पर्म कम है, एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा है, और उसमें से सिर्फ सिलेक्टिव स्पर्म्स लेने हैं। अच्छा। ICSI उन केसेस में भी होती है जिन केसेस में नंबर ऑफ एग्स कम है, फीमेल के एग्स ही इतने नहीं हैं कि वो बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो सके, तो उनमें भी ICSI एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट करें। सो ICSI एक टेक्निकल प्रोसीजर IVF का ही हिस्सा है जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है कई क्लिनिक्स में 90 to 100% है कि जितने एग्स उतने स्पर्म और उतने ही एम्ब्रियोज बनते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि एक अच्छी लैब में कंडक्ट होना चाहिए, और अच्छी लैब में अगर कंडक्ट हो रहा है तो ICSI के साथ फर्टिलाइजेशन जो है वो 90 to 100% तक भी पॉसिबल की जा सकती है। सो दो कंडीशन, अगर एग्स कम है तब ICSI कर सकते हैं, स्पर्म कम है या नॉर्मल स्पर्म है उसमें ICSI कर सकते हैं। कई बारी IVF में नॉर्मल स्पर्म होने के बावजूद एग्स को जब हम स्पर्म के पास रिलीज़ करते हैं एक डिश में, तो देखते हैं कि स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज ही नहीं करते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन रेट इज़ लेस देन 50%। सो जब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे स्पर्म काउंट बहुत अच्छा था, एग काउंट बहुत अच्छा था, एक डिश में हमने एग रखे, उसी में हमने स्पर्म इंजेक्ट करे, तो नॉर्मली IVF में जैसे डिश में हम स्पर्म रिलीज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के नेचुरली जो चांसेस हैं उस डिश में वो 70 to 80% होते हैं। अच्छा। बट कई बार वो 70 to 80% जो प्रेगनेंसी वो फर्टिलाइजेशन है वो 40-50% रह जाती है, दैट मीन्स वेस्टेज ऑफ एग्स। सो ऐसी कंडीशन में जब एग्स की फर्टिलाइजेशन का रेट जो है वो 80-90% नहीं होता, सो ICSI एक ऐसा प्रोसीजर है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बावजूद, एग नॉर्मल होने के बावजूद भी फर्टिलाइज नहीं हुए, तो फिर उसमें उन केसेस में ICSI की जाती है ताकि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है उसको इंश्योर किया जाए, उसका फॉर्मेशन का जो रेट है वो 90 to 100% तक लेके जाया जाए। अच्छा।
और वो एक सक्सेसफुल आईवीएफ में तब्दील हो जाए। ये है ICSI का प्रोसेस।